पिछले लेक्चर में इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमने कुछ बातें करी थी कि सबसे पहले ये गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट, और उसके अंदर गुड्स के अंदर ये क्रूड ऑयल उसका दाम अचानक से कैसे कम हो गया, और गोल्ड का इंपोर्ट कम करने के लिए हमने क्या क्या प्रावधान पहले किए थे और बजट 2015 में क्या नई बातें करी गई, राइट। तो उसके एंगल में कि अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने में ये ऑयल का प्राइस गिरना और गोल्ड का कंजम्पशन कम होना, ये कौन से एंगल थे, और बैक एंड में जाके देखना हो तो इन्फ्लेशन पे वो कैसे असर करता है। तो L5 B5 वो स्लाइड आप देख लीजिएगा। सेकंडली एग्रीकल्चर के जरिए उसमें प्रोडक्शन बढ़ा के या एपीएमसी में रिफॉर्म लाके, एफसीआई में रिफॉर्म लाके हम इन्फ्लेशन को कैसे काबू में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर L5B2 स्लाइड देख लीजिएगा। और आरबीआई ने अपनी तरफ से ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या सुधार करके वो महंगाई से लड़ सकते हैं, राइट। तो L1P1 वो स्लाइड में आपको माल मिल जाएगा। फिर हमने बात करी थी कि भाई भारत का एक्सपोर्ट वो बढ़ क्यों नहीं रहा है, उसके अंदर क्या समस्या है। तो कुछ एक्सटर्नल समस्या है, कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, लॉज एंड टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज, और उसके सामने लड़के एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए आप क्या करोगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015, उसके टारगेट हमने देखे $900 बिलियन और 3.5% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट, इतना ऑक्यूपाई करना है। सेकंड, ट्रेड एग्रीमेंट का हमने इवोल्यूशन देखा था कि पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, देन फ्री ट्रेड, सेसा सेपा, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, राइट, और एंड रिजल्ट इज इकोनॉमिक यूनियन। फिर ये ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट में 3 बड़े की बात करी हमने, ट्रांस अटलांटिक, ट्रांस पैसिफिक एंड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये तीनों के अंदर भारत कहाँ शामिल है, कहाँ शामिल नहीं है, उनके जरिए हमको क्या फायदा नुकसान हो सकता है, वो बातें हमने करी थी। देन वी मूव टुवर्ड्स स्ट्रेटेजीज कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक तो रीजन वाइज स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि यूएस और यूरोपियन यूनियन में आप कैसे प्रमोट करोगे, सार्क, आसियान, चाइना, जापान, रशिया, CIS, वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, देन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज। तो ये हर एक देश या रीजन के अंदर आप क्या स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ोगे, वो बात लास्ट लेक्चर में खत्म की थी। इस बार हम देखेंगे कि ये तो ठीक है रीजन वाइज, अब प्रोडक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज कि एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट, डिफेंस, IT एंड फार्मास्यूटिकल, ये हर एक के अंदर अभी क्या चैलेंजेस है और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और क्या दवाई करनी चाहिए, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या बजट या इकोनॉमिक सर्वे ने क्या क्या बातें यहाँ पर करी है। सबसे पहले एग्रीकल्चर, आप समझिए एग्रीकल्चर का फुल एक्सपोर्ट ये भी अपना प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज भारत देश के अंदर ही फूड शॉर्टेज हो जाएगा एंड इट विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। बट एट द सेम टाइम कुछ स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अभी ये समस्या है कि पोटैटो ऑनियन अभी ढेर सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, कल उठ के मान लो इन्फ्लेशन आ गया, मीडिया ने मुद्दा बना लिया, देन गवर्नमेंट विल इंक्रीज द मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइजेस और उसके चलते वापस कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की ऑन अगेन ऑफ अगेन टाइप की एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं, यू नीड एन ओपन एक्सपोर्ट पॉलिसी विद सम स्टेबल पैरामीटर्स। और साथ ही साथ जितना उत्पादन हो रहा है तो पोस्ट हार्वेस्टिंग उसका वैल्यू एडिशन, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, जल्दी से हाईवे, रेलवे, सी पोर्ट के जरिए वो पहुंचाया जा सके, राइट। सो फार्म टू पोर्ट कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट थिंग, हमने देखा था पहले कि यूरोपियन यूनियन वाले भारत का मैंगोज एंड अदर वेजिटेबल्स उन्होंने बैन कर दिया, ये बोल के कि फ्रूट फ्लाई कंटेमिनेशन था। वहां से सबक लेके फिर भारत सरकार ने बोला ओके अब से जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहां पे जाएंगे, पर्टिकुलरली मैंगोज, तो वो APEDA संस्था द्वारा प्रमाणित किए गए एक्सपोर्ट हाउसेज से ही जाएंगे। लेकिन आप समझो ये क्या हो रहा है, आग लगने के बाद हमने कुआं खोदा कि ओके अब से तो ये सर्टिफाई करके चलाएंगे वगैरह, ऐसा नहीं। पहले से ही ये सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी प्रोडक्ट के जो एग्रीमेंट है उसकी प्रिकॉशनरी मेजर में पहले से ये सारे प्रोविजन आपने लगा के रखने चाहिए, ऐसा नहीं कि बैनिंग हुआ उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक। तो मतलब पॉलिसी में हाँ ये कुछ ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलती है कि 2 चीजों पे फोकस करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्लांटेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए कि इसकी प्रीमियम डिमांड है आपको जापान, यूरोपियन यूनियन और USA के अंदर, सामान्य सब्जी से ज्यादा महंगी दाम में वो सारी चीज आप बेच सकते हो। और भारत के अंदर भी पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में इसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। अभी के लिए सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है, बट और भी कुछ काम करने की आवश्यकता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट हो। तो बैक एंड होमवर्क में आप देख लीजिएगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग और नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम जियोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टोपोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, और आगे क्या हो सकता है। नेक्स्ट थिंग्स, ये ट्रेड पॉलिसी बोलती है कि प्लांटेशन पे फोकस करो। प्लांटेशन पे इसलिए क्योंकि अभी 50 लाख से ज्यादा भारतीय यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व और 50% ऑफ द वर्कफोर्स इज मेड अप ऑफ वीमेन। लेकिन कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या, प्रोडक्टिविटी इट हैज बिकम स्टैग्नेंट। कैसे, चाय के पौधे ऐसे नहीं लगते कि हर साल आपने वो बीज लगा दिया और हल से खेती करोगे, राइट। वो तो 10 साल 20 साल तक वही पौधा रहेगा और आप उसके बड्स और लीव्स यू विल कट देम डाउन। तो
करना ये पड़ता है कि कुछ सालों बाद वो पूरे प्लांट हटा के अपने नए लगाने पड़ेंगे, तभी जाके वो अच्छी क्वालिटी की चाय उसमें से निकल सकती है। लेकिन भारत के चाय के बागान के मालिकों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 10 साल 20 साल के बाद पूरा प्लांटेशन रिप्लेस कर सके, तो सरकार ने कुछ लोन के द्वारा कुछ सहायता करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट थिंग, चाय आपने बना दी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर पेस्टिसाइड रेसिड्यू लिमिट, वो भारत की और जहां पे वो इंपोर्ट कर रहे हैं सामने वाले, उनके बीच आपस में वो लिमिट के लेके कुछ मतांतर है, उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। और अभी के समय में केन्या एंड अदर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, वहां चाय का उत्पादन बढ़ा है और अपना जो ट्रेडिशनल मार्केट था, मतलब रशिया, CIS और मिडल ईस्ट के अंदर ये ईरान, इराक वगैरह, वहां पर भी ये केन्या वाले अपनी चाय पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इस कारण चाय के अंदर कुछ और रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। कॉफी उत्पादन हो रहा है लेकिन पेस्ट अटैक बढ़ रहा है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कैसे हम उसे लड़े, कुछ करना चाहिए। रबर प्लांटेशन, वो ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर उसे पेनिट्रेट करने की कोशिश जारी है और उस पर और काम करने की आवश्यकता है। ये सारी बातें करी हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने। बैक एंड होमवर्क में आप क्या देखेंगे कि ये रबर प्लांटेशन, तो उसके लिए सॉइल, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफी, वो क्या आवश्यकता होती है और उस हिसाब से ये उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड कैसे उपयुक्त है, राइट, उस प्रकार का आप देख लीजिएगा। तो मतलब एग्रीकल्चर में हमने पहले एक लेक्चर में बात करी थी कि वहां पर क्या समस्याएं हैं और उस समस्या से लड़ने के लिए ऊपर मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यील्ड बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और नीचे सेलिंग के वक्त पब्लिक प्रोक्योरमेंट में प्राइवेट सेलिंग, APMC रिफॉर्म और फूड प्रोसेसिंग, उस पर कुछ बातें करी थी। तो अब आपके पास कुछ नए मुद्दे आ गए विथ रिस्पेक्ट टू दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। कौन से? कि ऊपर ये प्रोडक्शन करते वक्त तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट करना है, प्लांटेशन को भी प्रमोट करना है, और नीचे ये सारा माल बन के जब एक्सपोर्ट होगा तो फार्म टू पोर्ट कनेक्टिविटी के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करोगे। यस, क्वालिटी टेस्टिंग, वो फ्रूट फ्लाई वाली समस्या वापस ना हो, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट वायलेट ना हो जाए, वो सारी दवाइयां करनी है। तो मतलब ऊपर कुछ मुद्दे मिल गए, नए नीचे कुछ मुद्दे मिल गए। एग्रीकल्चर में ये कुछ बातें थी। टेक्सटाइल में क्या? टेक्सटाइल के अंदर लेदर प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड लाइट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर एम्प्लॉय हैं। और कॉटन यार्न की बात करें तो हम लोग चाइना और बांग्लादेश से भी आगे हैं उसके एक्सपोर्ट में, बट ट्रेड पॉलिसी ये बोलती है कि हमने उससे कुछ और आगे करना होगा। आप देखो, अगर सेब को सेब के रूप में बेचोगे तो बहुत पैसा नहीं मिलेगा, राइट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जेम्स, जेली, समथिंग लाइक दैट। सेम वे कॉटन के आपने वो ले लिए कॉटन बेल्स और उससे कॉटन यार्न बना दिया और उसमें तो आप नंबर 1 हो गए, लेकिन उससे आगे भी बढ़ना है, वो कॉटन टेक्सटाइल और उससे कुछ जीन्स, गारमेंट्स, ऐसा कुछ बना के रेडीमेड प्रोडक्ट्स, देन ज्यादा एक्सपोर्ट से पैसा हमको मिल सकता है। तो मतलब यू हैव टू मूव अप द वैल्यू चेन। वो कैसे करोगे आप? मेक आउटसाइड इंडिया, वो याद करो, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम के अंदर। और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, अभी केवल कॉटन यार्न पे फोकस है, तो साथ साथ सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, रेडीमेड गारमेंट, वीमेन गारमेंट, इन सब पे फोकस करना चाहिए। जेम्स एंड ज्वेलरी में क्या? 35 लाख से ज्यादा लोग एम्प्लॉय हैं। एज सच ज्यादातर यहाँ पर कंपनियां स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, लेकिन उनको कैपिटल ज्यादा चाहिए। क्यों? रॉ मटेरियल उनका एक्सपेंसिव होता है। तो इसकी मदद के लिए बजट ने क्या किया? वो मुद्रा बैंक लेके आए, राइट। तो L3, L5, P3 ये पावर पॉइंट में आपको मिल जाएगा। मुद्रा बैंक क्या है, क्या खासियत, क्या समस्याएं हैं उसकी। सेकंड, पिछले लेक्चर में बात करी थी 80-20, वो था गोल्ड जितना एक्सपोर्ट करोगे उसका 20% वापस री एक्सपोर्ट करना है, तो वो RBI ने खत्म कर दिया। तो मतलब हाँ, इनको एक फायदा कराया गया। ये मैटर आपको मिल जाएगा L6P1 में। फिर नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत जनता सोना जमा कराए बैंक में, राइट, उसको मेल्ट करके ज्वेलर्स को उधारी में दिया जाएगा। रशियन कंपनी के साथ, वो अल रोसा कंपनी थी, उसके साथ हमने पैक किया है, तो सीधा जो भी रॉ डायमंड्स हैं हमको भारत में मिल जाएंगे। तो मतलब ये तो अच्छा कुछ किया गया, लेकिन सामने जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की 2 बड़ी समस्याएं हैं। फर्स्ट, ब्लैक मनी से लड़ने के लिए बजट 2015 में बोला गया कि 1 लाख से ऊपर का जो भी ट्रांजैक्शन होगा यू हैव टू कोट योर पान कार्ड नंबर। लेकिन ग्रामीण इलाकों से जो लोग ये सोने चांदी गहनों की खरीदी करते हैं, दे डोंट हैव पान कार्ड नंबर, तो ज्वेलर्स को आपत्ति है कि हमारे सेल्स पे ये असर करेगा। एंड सेकंड, गोल्ड का इंपोर्ट कम करने के लिए सरकार ने उस पर ड्यूटी बढ़ा दी थी 10%। कई समय से ये लोग बोल रहे हैं कि उसको कम करने की आवश्यकता है, जो हो नहीं रहा है। माइनिंग सेक्टर, एज सच माइनिंग, मिनरल्स, उसका और एक्सपोर्ट कम हुआ है। कम क्यों हुआ है? एक तो सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के आसपास आयरन और पे माइनिंग पे प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद कोल स्कीम के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कई कोयला खदानों के आवंटन को रद्द कर दिया था। एंड थर्ड, यूपीए सरकार के वक्त एनवायरमेंट क्लियरेंस में बहुत देरी की जा रही थी। तो बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस, अपना माइनिंग और
मिनरल और उसका एक्सपोर्ट पहले से कम हो गया है पिछले सालों की अनुपात में। लेकिन अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये बोल रहे हैं कि बराबर है, एक्सपोर्ट कम हो गया, लेकिन उसको बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाई? क्योंकि मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, राइट, तो उन्हें ये जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन और इन सब की आवश्यकता होगी। तो मेक इन इंडिया के चलते हमको ये सारी चीजों को भारत में ही यूज करवाना है। तो इसको एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कोई स्कीम ला दो, टैक्स में माफी, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट तो नहीं करना, बट प्रोडक्शन बढ़ाना है फॉर द पर्पज ऑफ लोकल इंडस्ट्री। तो इसके लिए क्या किया गया? एक तो कोल माइनिंग स्पेशल प्रोविजन बिल 2015 एंड देन माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2015। तो इनके क्या प्रावधान है, क्या फायदे नुकसान होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तब L7P2 पावर पॉइंट में ये कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पर तो केवल बस आंकड़े ही दिए ज्यादातर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने कि 45% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, 40% ऑफ द एक्सपोर्ट ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, 8% ऑफ द जीडीपी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट है और इनकी मदद के लिए बजट में क्या किया? एक तो वो मुद्रा बैंक लेके आया, राइट, फिर अटल इनोवेशन मिशन के नाम पे नीति आयोग को कुछ पैसा दे दिया और सेतु के नाम पे स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए कुछ पैसा देंगे, राइट। सो L5P3 पावर पॉइंट में ये माल आपको मिल जाएगा। नया क्या बोल रहा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? ये बोल रही है जैसे किसानों को एग्रीकल्चर लोन पे इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है, राइट, सेम वे एमएसएमई इंडस्ट्री को भी 3 सालों के लिए ऐसा लोन इंटरेस्ट पे सबवेंशन देने की आवश्यकता है, ऐसा इन्होंने रेकमेंड किया है। इंजीनियरिंग गुड्स की वर्ल्ड एक्सपोर्ट, वहां पे चाइना 12% ऑक्यूपाई करता है, भारत कितना करता है? हार्डली 1.2%। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना से घटिया टेक्नोलॉजी वाला माल चाइना से महंगे दाम में हम लोग बेच रहे हैं। एज सच अपने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मैंने पिछले स्लाइड में बोला कि 40% ऑफ द एक्सपोर्ट दे आर कंट्रीब्यूटिंग, लेकिन ये क्योंकि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है तो इनके पास वर्किंग कैपिटल बहुत कम रहता है, तो रिसर्च डेवलपमेंट में वो इतना पैसा लगा नहीं सकते, तो स्वाभाविक है उनकी लो एंड टेक्नोलॉजी होगी और उसके चलते कम दामों में वो कोई चीज बना नहीं पाएंगे। देयरफॉर देयर प्राइसेस विल बी हाई कंपेयर टू चाइना। फिर भी स्मॉल कार्स की बात करें तो अफ्रीका, देन वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, ये रीजन के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है। ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ फोर्ड या साउथ कोरिया या ऐसी कोई कंपनियों के सामने टक्कर ले सके, बट विश्व का ऑटो सेक्टर, उसकी सप्लाई चेन का हम हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? वो इटाली के अंदर कोई कार बन रही है और उनको कोई स्पेयर पार्ट पुर्जा चाहिए, तो उतना लिमिटेड प्रोडक्शन यहाँ से हो और फिर वो हम वहां पर बेच दें और देन मेक आउटसाइड इंडिया के नाम पे कुछ कर पाए तो ठीक रहेगा। लेकिन ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कोई सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट देने चाहिए नहीं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलती है इस प्रकार से आप कुछ करोगे देन इट विल लीड टू राइज इन फिजल डेफिसिट, और फिजल डेफिसिट बढ़ेगी तो क्या समस्या हो सकती है, हमने देखा था पहले भी। तो क्या करना चाहिए? इनोवेशन पे बढ़ावा प्रोत्साहन दीजिए। कैसे? अटल इनोवेशन मिशन, राइट। फिर स्किल पे प्रोत्साहन दीजिए ताकि हाई क्वालिटी, हाई टेक्नोलॉजी कुछ माल सामान बन सके, और एफडीआई को और रिलैक्स करने की आवश्यकता है। ये सारे मैटर L5P3 में कवर हो चुके हैं। और इंजीनियरिंग से एक कदम और आगे बढ़ना है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट क्या चीज है? इट मीन्स द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन अ फॉरेन कंट्री। कैसे? रेलवे लाइन है, एयरपोर्ट है, थर्मल पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, रोड, ब्रिजेस, डैम्स, कैनाल्स, राइट। ये सारी चीजें आप पूरा प्रोजेक्ट ही किसी को एक्सपोर्ट कर दो। अब प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो कहाँ पे? अफ्रीका में, यूरोपियन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सार्क, आसियान, ऐसे देश में आप जा सकते हो। अमेरिका में तो जा नहीं सकते, राइट, बिकॉज दे हैव ऑल दोस गुड इंजीनियर्स एंड थिंग्स। बट ये सारी चीजों को जब आप एक्सपोर्ट करोगे ऐसा कोई प्रोजेक्ट, तो मतलब गुड्स भी जाएंगे, राइट। ये थर्मल पावर पे तो ये पूरा उसका सामान, मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट किया तो वो रेल की पटरियां, इंजन वगैरह, और बैकएंड में उनको जो भी आईटी सर्विसेज चाहिए, कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी आप एक्सपोर्ट करते जाओगे। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करने से क्या फायदा होगा? वी विल डेवलप अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द फॉरेन कंट्री। एक प्रकार की सॉफ्ट डिप्लोमेसी होगी विद हाई विजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC, जब भी नाम लोगे तो कौन याद आएगा? जापान, राइट। और एज सच आप कोई भी न्यूज़पेपर या इकोनॉमिस्ट या कोई भी व्यक्ति का ओपिनियन देखो, यूरोप के बारे में, अमेरिका में, बारे में, रशिया, चाइना के बारे में, हो सकता है वो लोग घटिया बातें करें, बट एज सच जापान के बारे में भारत में कोई घटिया बात करता आपको न्यूज़पेपर में नहीं दिखेगा, बिकॉज इट इज वन पार्ट ऑफ जापान सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कि वो इस प्रकार से हमारी हमेशा मदद करते हैं और हाईली विजिबल भी है, राइट।
सेम वे हम लोग भी कर सकते हैं कि अफ्रीका लैटिन अमेरिका में जाके वहां के देशों में ऐसी कुछ ना कुछ मदद करते रहें, तो अपना सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट डिप्लोमेसी वो बढ़ती जाएगी। आगे रिपीट ऑर्डर्स आर ऑल्सो इजियर। वाई? एक बार आपने मेट्रो टेल वहां पे लगा दी तो उसके स्पेयर पार्ट भी चाहिए होंगे, एनुअल मेंटेनेंस, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, टेक्नोलॉजी अपडेट करना है, तो बार बार आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहेगा। तो मतलब अगर आपने गाड़ी ही बेच दी तो 1 लाख रुपए एक बार में आ गए, बट ऐसा कोई प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर लिया देन फ्रॉम 5 years to 20 years आपको वापस इनकम होती रहेगी। तो मतलब आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, योर इनकम हैज बिकम स्टेडी। तो करंट अकाउंट में अपनी जो डेफिसिट रहती है कभी बहुत बढ़ जाती है, कम हो जाती है, थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। इसके लिए क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है? अभी के लिए हम $5 बिलियन का प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टारगेट बनाया गया है कि अगले 5 सालों में ये बढ़ा के $25 बिलियन कर देंगे। इसके लिए क्या क्या दवाइयां की गई? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत एक स्कीम चल रही है, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। इससे क्या कि विदेश में जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लो वहां पे भूकंप आ गया या आतंकवादियों ने कुछ हमला कर दिया, राइट, तो जो भी आपका डिस्ट्रक्शन हो गया, कंपनी को वो इंश्योरेंस कवर में मिल जाएगा पैसा। नेक्स्ट, एक्सिम बैंक ऐसे प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर को लोन में पैसा दे रही है। और क्या करना पड़ेगा? भारत ने ही ऐसे ही अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्री को पहले सस्ते ब्याज पे लोन देनी चाहिए और फिर कंडीशनलिटी के साथ कि अप टू 30% या 40% माल आपने भारत से ही मंगवाना होगा और लाइक दैट। बट उसकी क्या समस्या है कि भारत के पास इतना ढेर सारा फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए जिसे कि वो ये लोन में पैसा दे सके। तो आगे यहाँ पर क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, L6P3 अभी आगे बात करेंगे हम। अब आप देखिए, भारत अगर किसी को सस्ते ब्याज पे लोन दे रहा है, किसी कंपनी को प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट पे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर लोन एंड सॉवरेन लोन्स, राइट। तो भारत देश उनको लोन दे रहा है, मतलब यहाँ पर तो आउटगोइंग माइनस में चला जाएगा वो, बट सामने वो देश से हमको गुड्स एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट हमारा हो रहा है, राइट। तो वहां पर इनकमिंग मनी अपना बढ़ता जाएगा। अगर जॉइंट वेंचर कंपनी या स्पेशल पर्पस व्हीकल के नाम पे हम कुछ वहां पे डेवलप कर रहे हैं, तो प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड के नाम पे भी वहां से पैसा अपने को आता रहेगा और धीरे धीरे आगे चल के वो अपना प्रिंसिपल मुद्दल भी वापस करेगा, देन कैपिटल अकाउंट में वो वापस प्लस 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 होता रहेगा। मतलब अभी के लिए हाँ हो सकता है कि कैपिटल अकाउंट में वो माइनस हो गया, बट ब्याज के साथ और दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट बूस्टिंग के साथ हमको वो फायदा कराएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर देख लिया, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट तक देख लिया। डिफेंस पे आते हैं। मेक इन इंडिया याद करो, 5 पिलर थे। कौन से? प्रोसेस सिंप्लीफाई करोगे आप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, 30 सेक्टर पे फोकस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा देंगे एंड ओपन न्यू सेक्टर्स। न्यू सेक्टर्स कैसे ओपन करोगे? वहां पर FDI रिलैक्स करके। 2 प्रमुख चीजों पे रिलैक्स की गई, एक तो डिफेंस और दूसरा इंश्योरेंस। तो डिफेंस के अंदर क्या रिफॉर्म्स था? 49% FDI इज परमिटेड सरकार की अनुमति के बाद, लेकिन सामने ऐसा भी नहीं कि विदेशी संस्था ने 49% शेयर होल्डिंग अगर कैप्चर किया है, तो ऐसा नहीं कि सामने एक ही भारतीय व्यक्ति या संस्था ने 51% शेयर होल्डिंग रखना पड़ेगा। छोटे छोटे टुकड़ों में भी हो सकता है, बट प्रोविजन इसकी वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर में विदेशी होना चाहिए। उससे आगे चल के भी 51% FDI इज परमिटेड प्रोवाइडेड कि वो सामने वाली कंपनी भारत में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके यहां से उत्पादन करेगी। इवन 100% FDI इज परमिटेड विद गवर्नमेंट अप्रूवल, बट शर्त है कि कोई एकदम नई टेक्नोलॉजी जो वहां पर भी नहीं है और वो यहां पर लाके और डेवलप कुछ किया जाएगा। पहले ये नियम था कि FDI वालों ने भारत के अंदर पैसा रोक दिया डिफेंस में, तो 3 साल तक वो उतना शेयर्स बेच के वापस पैसा निकाल के वो जा नहीं सकते। देयर वाज लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years, बट ये नए रिफॉर्म्स के बाद ऐसा कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आपको मजा नहीं आता तो आप 3 साल से पहले भी पैसा उठा के वापस जा सकते हो। इंश्योरेंस में भी कुछ ऐसे पैरेलल प्रावधान किए गए हैं, वो बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सर्वे के चैप्टर की पावर पॉइंट में हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो मतलब FDI के अंदर अभी 49% है, आगे चल के 51, 100% इज ऑल्सो अप्रूव्ड प्रोवाइडेड दैट योर फॉरेन कंपनी इज गिविंग सम टेक्नोलॉजी। तो FDI डिफेंस में हाँ बढ़ाना चाहिए, उसके तरफ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स और विरुद्ध में कुछ आर्ग्यूमेंट्स। तरफ में आर्ग्यूमेंट्स कि हाँ FDI की आवश्यकता है। वाई? अपने सरकारी निगम, गन्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, राइट, फिर अपना ये DRDO रिसर्च संस्थान, तो ये लोग कई सालों से कुछ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो तेजस, अग्नि, XYZ मिसाइल्स, लेकिन डेडलाइन पे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। सामने कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी, ये लॉकहीड मार्टिन या XYZ, वो डेडलाइन से काम करते हैं, जल्दी जल्दी आपको डिलीवर कर सकते हैं। और अगर ऐसी कंपनियां भारत में आए और अपनी टेक्नोलॉजी वहां से यहाँ पे दे दे और यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ डेवलप किया जाए, राइट,
तो साथ ही साथ इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट हैं। कैसे? वहां पर जो व्यक्ति अपना भारत का साइंटिस्ट या कोई भी काम कर रहा है उसे वो ज्ञान मिल जाएगा, आगे चल के हो सकता है वो भी अपनी कोई नई कंपनी शुरू कर दे। और तो इस प्रकार से भारत में टेक्नोलॉजी बढ़ सकती है। डिफेंस हम इन द फ्यूचर यस वी कैन एक्सपोर्ट इट। तो तरफ में ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स, विरुद्ध में क्या आर्ग्यूमेंट? ये सारी विदेशी कंपनियां भारत में आती तो हैं बट वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करती। कारण ये सारी लॉकहीड मार्टिन और दूसरी कंपनियों को ये लालच है, हम टेक्नोलॉजी तब ट्रांसफर करेंगे अगर भारत सरकार हमको कोई गारंटी लिख के दे दे कि अगले 20 सालों तक पूरा डिफेंस प्रोक्योरमेंट हम आपसे ही करेंगे। बट ये डिफेंस के अंदर ऐसी कोई सरकार गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया डेवलप हो सकता है 20 साल बाद कोई और कंपनी अच्छा काम कर रही हो। सो फर्स्ट थिंग इज ये एमएनसी वाले आते तो हैं बट दे आर नॉट ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी। और दूसरी समस्या ऑफसेट रिक्वायरमेंट। ऑफसेट रिक्वायरमेंट क्या है? मान लो भारत सरकार ने 100 करोड़ का कोई डिफेंस रिलेटेड चीज बाहर से इंपोर्ट कर ली, तो जो भी कंपनी वहां से यहाँ हमको माल दे रही है उस पर 30% ऑफसेट रिक्वायरमेंट, मतलब 100 करोड़ में से 30 करोड़ वापस उसने भारत से कुछ माल खरीदना होगा या भारत की किसी डिफेंस एंटिटी में इन्वेस्ट करना होगा। तो ये विदेशी कंपनियों को इससे भी ऐतराज है कि हमको पैसा मिल जाए, हमारी मर्जी की बात है, 30% 50% डिफेंस। तो मेक इन इंडिया आप प्रमोट कर रहे हैं, आपको डिफेंस भी एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो इस प्रकार के ये लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राइट टाइप की मेंटालिटी को वापस से देखने की आवश्यकता है, ऑफसेट मैकेनिज्म वगैरह। सो एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट, डिफेंस देख लिया। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेक्टर में तो अपना दबदबा है, बट आईटी के हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इसके अंदर की दबदबा भारत का नहीं है। चाइना, ताइवान, कोरिया, जापान इन लोगों का दबदबा है। उनके अनुपात में भारत में देखें तो ऐसी कंपनियों पे टैक्स ज्यादा लगता है। ऐसी कंपनियों को प्रोडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कैपिटल, लोन, राइट, वो पूरा पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट से भेजना है, तो वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी है। तो मतलब भारत में अच्छी टेक्नोलॉजी हो फिर भी यहाँ पे जो भी चीज बनेगी, ऐसा मोबाइल, कैमरा, XYZ थिंग, बाय डिफॉल्ट वो 8 to 10% इट विल बी मोर एक्सपेंसिव देन दिस कोरियन एंड ताइवानीज कंपनीज। तो इस कारण से एक तो दो नुकसान हो रहे हैं। आप तीसरी जगह पे एक्सपोर्ट करोगे तो कोई माल खरीदेगा नहीं, क्यों? चाइना, ताइवान का सस्ता माल वो खरीद रहे हैं। और यहाँ तक कि भारतीय लोग भी भारत का माल नहीं खरीद रहे हैं, वो इन कंपनियों से माल खरीद लेंगे। तो दवाई क्या करनी चाहिए? जो समस्या है बस उसके सामने लड़ो। कैसे? उसको कोई टैक्स बेनिफिट या ऐसा कुछ देने की आवश्यकता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव करना चाहिए ताकि इनको इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा जल्दी से मिल जाए, सस्ते दाम पे उसको लोन मिले, उसके लिए मुद्रा बैंक है और ये वो सारे पॉइंट आप जोड़ सकते हो। तो हार्डवेयर के अंदर शॉर्ट टर्म में हम कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। सर्विस सेक्टर की बात करें आईटी में, ऐसा जितना भी सर्विस सेक्टर हो रहा है वहां पर ये आईसीटी रिलेटेड सर्विसेज वो मेजर अपना एक्सपोर्टर है। अभी के लिए कुछ समस्याएं हैं। अपना 80% आईटी सर्विस एक्सपोर्ट जा रहा है यूएसए और यूरोपियन यूनियन के अंदर, और वहां पर भी 60% जा रहा है यूएस में और 20% यूरोपियन यूनियन में। बट जब पूरा फोकस यहाँ पर ही रहेगा देन पूरी समस्या है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब आप देखो कि अमेरिका के अंदर कुछ मंदी आ गई तो अपने को तकलीफ, यूरोपियन यूनियन वाले कुछ नया कानून लेके आ रहे कि भाई डेटा सेंटर हमारे यहाँ भी होने चाहिए, तो अपनी स्मॉल कंपनियां वो दे कैन नॉट अफोर्ड इट। तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है। अब डाइवर्सिफाई करके आप कहाँ जा सकते हो? इस तरफ ये चाइना, कोरिया, जापान, वहां जाना मुश्किल है। क्यों? एक तो उनको अपनी लैंग्वेज में पूरे ऐप सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए और उनकी मार्केट रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर मेंटालिटी कुछ अलग है। वो आप याद करो, जापानीज लोग एंड्रॉयड और एप्पल से ज्यादा फ्लिप फोन पसंद करते हैं, राइट? तो वहां पर जाना मुश्किल है। तो फिर किधर जाओगे आप? इस तरफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, राइट? यहाँ पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है ताकि ऊपर अगर मंदी भी आ जाए या वो कोई उलझुल कानून लेके आए फिर भी हम लोग अपना एक्सपोर्ट कम ना हो जाए। और कुछ बातें कि अकेले अपना जो फोकस था उसे और डाइवर्सिफाई आप प्रोडक्ट में कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, राइट? और आईटी की इनडायरेक्ट एप्लीकेशन कहाँ पर? हेल्थ केयर है, एजुकेशन, रिसर्च डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, एंटरटेनमेंट सर्विसेज। यहाँ पर भी एंटरटेनमेंट में कैसे? वो VFX और एनिमेशन, राइट? तो ये सब पे फोकस करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। कुछ समस्याएं जब आप बात करो हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर में भारत के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अमेरिका के अंदर वाल रिप्लेसमेंट या ऐसा कोई सर्जरी कराओगे बहुत बड़ा खर्चा आएगा, बट सेम टीम कुछ ही लाख रुपए में भारत में हो सकता है। मतलब मेडिकल टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं।
सेम वे एजुकेशन में भी अपॉर्चुनिटी है, बट तकलीफ डिसेप्टिव प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड कोई कोड होना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट, वो सारी चीज को अपडेट करने की आवश्यकता है। सेम वे मेडिकल टूरिज्म आप प्रमोट कर रहे हो तो ऐसे भी पैकेजेस होने चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस के कि वो ऐसे थर्ड पार्टी विदेशी व्यक्ति को कवर कर रहे हो, उसे वापस भारत की कोर्ट में ना आना पड़े, सीधा पैसा मिल जाए, ऑल दोस थिंग्स। तो मतलब डिसेप्टिव प्रैक्टिस से कुछ करना है। योगा को हमने बहुत प्रमोट किया, आयुर्वेद को प्रमोट किया, राइट, बट इसका फायदा क्या भारत को हुआ? जवाब है ना। योगा की आप बात करो तो अमेरिका के अंदर, सिंगापुर, फिलीपींस, वहां पे उनके प्रोफेशनल ट्रेनर्स उनको सारे वो मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि विदेशी लोग भारत में आके, वो तो बहुत कम आ रहे हैं, मलेशिया वगैरह में जा रहे हैं। भाई यहाँ पर तो कोई भी ओंगा पोंगा अपना वेलनेस सेंटर वो योगा एक्सपर्ट बन सकता है। सिंगापुर और यूएसए के अंदर नियम है, कुछ 5 लेवल की परीक्षा देनी पड़ती है, ओनली देन यू कैन प्रैक्टिस एज अ योगा टीचर, राइट। तो इस प्रकार के मिनिमम स्टैंडर्ड भारत में भी एनफोर्स करने पड़ेंगे, तभी चल के विदेशी सैलानी या विदेशी लोग भारत में आके यहाँ पे योगा सीखने आएंगे। सेम इज रिक्वायर्ड फॉर आयुर्वेद। तो इस प्रकार से ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, ये दूसरी इंडस्ट्री को प्रमोट कैसे करोगे आप? अभी के लिए ग्लोबल एग्जीबिशन करने चाहिए ताकि विदेश के बड़े खिलाड़ी भारत की स्टार्टअप कंपनियों के साथ कुछ इंटरेक्शन हो, अच्छी प्रैक्टिसेस मिले, फाइनेंस मिले, एक्सपीरियंस शेयरिंग और कुछ बड़ा काम हो सके। और इसके ही फॉलो अप में इस प्रकार के ग्लोबल एग्जीबिशन वगैरह, टेक्निकल टर्म है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन, MICE, माइस। ज्यादातर ये कहां पर होता है? भारत के अंदर तो प्रगति मैदान में, और बहुत खींच के वो बेंगलोर में वो डिफेंस एक्सपो, एयर एक्सपो, ऐसा कुछ हो गया। बाय डिफॉल्ट ऐसे बड़े एग्जीबिशन होते हैं जापान में, यूरोपियन यूनियन, राइट, जहां पर इस प्रकार के रिजॉर्ट और बड़ी सिटी है। भारत के अंदर कुल मिला के ये $300 बिलियन का विश्व में मार्केट है ग्लोबल कन्वेंशन सेमिनार कराने का। भारत इज ऑक्यूपाइंग हार्डली 1%। क्यों? प्रगति मैदान के सिवाय हमारे पास ऐसी कोई बड़ी जगह ही नहीं है। सो ये कन्वेंशन कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल वो वाइब्रेंट गुजरात समिट, प्रवासी भारतीय दिवस तो गांधीनगर में अपना वो महात्मा मंदिर के आसपास डेवलप किया गया, राइट। सेम वे अदर टीयर 1, टीयर 2 सिटी के अंदर भी और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब तो IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैक एंड में सर्विसेज, कन्वेंशन सेमिनार, उसमें क्या करना चाहिए देखा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करना है, उससे पहले पैरेलल कुछ साइंस टेक्नोलॉजी के 3 टॉपिक देख लेते हैं। एक तो ये बरका जीन और जीन पेटेंटिंग क्या है, थी पेरेंट बेबी ये क्या है, क्लीवेक्स एंड नेक्सवार, इनका क्या इशू है। ऐसा ये तीनों टॉपिक 2013-14 से चल रहे हैं, लेकिन अगेन 2015 वापस चर्चा में आ गए, तो थोड़ा थोड़ा अपने को आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले ये जीन पेटेंटिंग का इशू क्या, इसमें मैटर क्या था? BRCA मतलब ब्रेस्ट कैंसर, उसका ये जीन 1 और 2 ऐसे कोई डिफेक्टिव जीन आइडेंटिफाई किए गए। तो अमेरिका की एक कंपनी है मायराइट जेनेटिक्स, उन्होंने ये किया इन द 90s एरा, कोई अफ्रीकन अमेरिकन महिला पे टेस्ट किया, राइट, और वहां से उनको ये बरका जीन 1 और 2 मिल गए, और उनका कंक्लूजन ये था कि अगर किसी महिला में ये जीन डिफेक्टिव हो, राइट, तो वहां उसको कैंसर होने की 16 to 60% चांस रहता है। अब ये मायराइट जेनेटिक्स ने ये दोनों जीन्स को पेटेंट कर दिया, मतलब उसकी कोई भी टेस्ट की जाए तो वो केवल हम कर सकते हैं, अगर दूसरा कोई करना चाहे देन दे हैव टू पे अस रॉयल्टी लाइक दैट। तो ये $3000 में टेस्ट किया जा सकता है। एंजेलिना जोली ने टेस्ट करवाया और पता चला कि ये उसके जीन डिफेक्टिव हैं, BRCA जीन्स, राइट, और उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी मदर एंड ग्रैंड मदर्स, उनको भी ऐसा ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड इशू थे। तो पिछले सालों में वो मास्टेक्टोमी ऐसी कोई सर्जरी से उसने अपने ब्रेस्ट रिमूव करवाए, और मार्च 2015 में अपने ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स वो भी रिमूव कराए। भाई क्योंकि उसको डर है कि क्योंकि मेरे ये जीन डिफेक्टिव है, देन आई ऑल्सो कैन गेट दिस टाइप ऑफ कैंसर। अब ये समस्या कहां से शुरू हुई? अमेरिका के कुछ NGO ने सुप्रीम कोर्ट में फरियाद की, ये मायराइट जेनेटिक्स ने ऐसा जीन पेटेंटिंग कर दिया, ये कैसे शक्य है? जीन का कोई कैसे पेटेंट कर सकता है? अगर पेड़ से कोई पत्ता गिर जाए और मैं हाथ में ले लूं कि भाई ये सूखा है तो ये जीन होगा, तो ये, राइट। सेम वे कोई जीन का डिफेक्टिव होना या अच्छा होना, और उस डिफेक्टिव जीन के चलते किसी को कैंसर हो जाना, ये तो पूरा इन द नेचर के हाथ में है। तो मतलब इस प्रकार से जीन पेटेंटिंग कोई कर नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट, US सुप्रीम कोर्ट ने बोला बात सही है, और इसका ये पेटेंट वहां से रद्द कर दिया गया। तो फिर ये मायराइट जेनेटिक्स वाले जाके ऑस्ट्रेलिया में वापस जीन पेटेंटिंग करवा दिया। अब सवाल, क्या ऐसा करने से वापस वो अमेरिका में $3000 की टेस्ट बेच सकते हैं? जवाब है ना। वाई?
अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया तो अमेरिका में वो लागू है, मतलब ऑस्ट्रेलिया या भारत या उसकी कोई भी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले, उसके पेटेंट राइट्स दे कैन नॉट बी अगेन री इन्फोर्स्ड इन यूएसए। तो जीन पेटेंटिंग का ये कुछ मसला चल रहा है। दूसरी 3 पेरेंट बेबी चर्चा में इसलिए गया, फरवरी 2015 में यूनाइटेड किंगडम ने इसको लीगलाइज कर दिया। ये क्या समस्या है? सेल के अंदर होता है मिटोकॉन्ड्रिया, मतलब कणाभ सूत्र। इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। कुछ ऑक्सीजन वगैरह मिलता है और वो एटीपी व्हाटएवर। तो ये मिटोकॉन्ड्रिया अगर डिफेक्टिव हो तो आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और ऐसे कुछ जेनेटिक रोग हो सकते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। अब सवाल कि ये मिटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव कब हो सकता है? एज सच फादर की तरफ से स्पर्म्स, मदर की तरफ से एग्स, राइट? और ये मिटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड डीएनए मिलता है बेबी को मदर साइड से। तो मतलब अगर मदर के अंदर ही वो डीएनए डिफेक्टिव है देन मोस्ट लाइकली कि यहाँ पर भी वो ऐसा कुछ रोग हो सकता है। तो अब आप इसकी दवाई क्या कर सकते हो? आर्टिफिशियल वो लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, स्पर्म्स एग्स, लेकिन ये मदर के एग के अंदर से आप मिटोकॉन्ड्रिया डीएनए निकाल दो और कोई थर्ड डोनर लेडी वो उसके अंदर से वो हेल्दी मिटोकॉन्ड्रिया डीएनए यहाँ पर इंसर्ट कर दो, राइट? देन जो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, देन एम्ब्रियो एंड बेबी इट विल नॉट हैव डिफेक्टिव मिटोकॉन्ड्रिया। तो ये 3 पेरेंट कैसे हो गया? फादर, मदर एंड अ डोनर लेडी हु हैज प्रोवाइडेड दिस मिटोकॉन्ड्रिया डीएनए। तो ये 3 पेरेंट बेबी का मसला चर्चा में आ गया। और इवन अभी जो यूपीएससी इंटरव्यू चल रही कुछ कैंडिडेट्स को ये सवाल पूछा भी गया कि ये चीज क्या है। अब ये तो मतलब साइंस टेक का मुद्दा हो गया और बैक एंड में कुछ चल रहा है एथिक्स रिलेटेड थिंग्स। कैसे? यूजेनिक्स याद करना पड़ेगा। यूजेनिक्स का मतलब है इंप्रूविंग द ह्यूमन जेनेटिक्स यूजिंग सिलेक्टिव ब्रीडिंग या कंट्रोल ब्रीडिंग। ये कैसे हो सकता है? ये हिटलर ने काम शुरू किया कि यहूदी लोग, ब्लैक पीपल, जिप्सी पीपल, मेंटली रिटार्डेड पीपल, फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, इन सबको क्या करोगे? गैस चैम्बर में जाके मार दिया, या फिर अगर वो हेल्दी है तो उनसे मजदूरी कराएंगे, बट नसबंदी से। केवल एकदम हेल्दी व्हाइट क्रिश्चियन ऐसे टाइप के लोगों का ही प्रजनन करके नई पूरी प्रजाति बनाई जाए, राइट? सुपर आर्यन रेस वी विल क्रिएट थ्रू यूजेनिक्स। तो ये हिटलर कुछ सोच के चल रहा था। अब सवाल कि ये वापस इसका 3 पेरेंट बेबी से क्या लेना देना? आप देखो 3 पेरेंट बेबी में भी क्या हो रहा है कि एक वो माता का मिटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है, देन यू हैव टेकन मिटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम थर्ड लेडी, राइट? तो ये पूरी ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग आगे चल के हो सकता है 3 पेरेंट से 5, 7 एक्स नंबर, जिसके चलते कि फ्यूचर अमीर लोगों के बेबी ऐसे हो सकते हैं कि वो हाइट, बॉडी, इंटेलिजेंस सभी में वो एकदम आगे चल के हो, राइट? इट विल लीड अ डिवाइड इन द सोसाइटी। कैसे? ऐसा कोई आर्टिफिशियल बेबी क्रिएट किया कि वो अमिताभ जितना ऊंचा है, ऋतिक जैसा उसका बॉडी है, आइंस्टाइन जैसा दिमाग है। अब आप सोचो कि मेरे आपके जैसे लोग अगर बैंक स्टाफ सिलेक्शन या कोई भी फिजिकल टेस्ट वगैरह में ही तो तकलीफ है। एनीवेज, एंजेलिना जोली और वो, राइट, बर्का जीन्स वाला मैटर देख लिया, 3 पेरेंट बेबी देख लिया। अभी नोवार्टिस और नेक्सवार, इनका क्या मैटर चल रहा है? सबसे पहले नोवार्टिस, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। अब इन्होंने एक दवाई इजाद की, ग्लीवैक। ग्लीवैक का यूज है ब्लड एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर, वहां पर ये यूज करते हैं, बट बहुत महंगी है। 1 महीने का डोज 1 लाख रुपए से ऊपर खर्चा आ जाता है। बट सिस्टम क्या है, इसको पेटेंट मिल गया तो 20 सालों तक इसकी मोनोपोली है। बट जब पेटेंट एक्सपायर हो जाए उसके बाद कोई भी दूसरी कंपनी जेनेरिक ड्रग के नाम पे यहाँ पर ग्लीवैक में जो भी केमिकल मॉलिक्यूल है, राइट, उसको यूज करके वो बना सकते हैं। तो ऐसे अगर जेनेरिक ड्रग बनाया जाए तो हार्डली पर मंथ 8,000 रुपए के खर्चे में ही रोगी को आप दवाई दे सकते हैं। अब ये नोवार्टिस की पेटेंट जब खत्म होने को है 20 साल बाद, उन्होंने क्या किया, इसी के जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स थे उसमें थोड़ा बदलाव करके नया कंपाउंड बना दिया, इमिटानिब मिसाइलेट, और इसको वापस पेटेंट करवाने की कोशिश की ताकि अपनी मोनोपोली आगे कंटिन्यू रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने यहाँ पर कोई नई दवाई इजाद नहीं की, राइट? ग्लीवैक थी, उसके ही अंदर थोड़ा कुछ मॉलिक्यूल में बदलाव करके आपने ये नई दवाई बना दी। सो दिस इज वन टाइप ऑफ एवरग्रीनिंग। पेटेंट को वापस रिन्यू कराने के लिए आप ऐसा थोड़ा कुछ जोड़ तोड़ कर रहे हो। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, और आपको ऐसा कोई पेटेंट मिलेगा नहीं, और दूसरी कोई भी कंपनी चाहे तो जेनेरिक ड्रग उसकी बना सकती है। तो स्वाभाविक है नोवार्टिस को मजा नहीं आएगा, और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि आगे चल के हम भारत के अंदर ड्रग रिसर्च डेवलपमेंट में कोई भी पैसा नहीं डालेंगे।
because our patent rights, our intellectual property rights are not protected in India. तो एक मसला ये हुआ. नेक्स्ट इज जर्मन की कंपनी है बेयर फार्मास्यूटिकल. इन्होंने लीवर और किडनी कैंसर के लिए नेक्सवार नाम की एक दवाई बनाई. 120 टैबलेट का खर्चा यहाँ पे आता है 2.5 लाख रुपए के आसपास. तो सामने हैदराबाद की एक अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है नाटको. उन्होंने ये बोला कि आप इतनी महंगी दवाई क्यों बेच रहे हो, मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड इट. तो इसका जेनेरिक वर्जन बनाने की हमको अनुमति चाहिए. और भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पेटेंट उसने अनुमति दे दी कि हाँ नाटको चाहे तो इसका जेनेरिक वर्जन बना सकती है. 120 टैबलेट बेचनी होगी 9,000 रुपए में. और शर्त ये भी कि जो भी आपको पैसा मिल रहा है उसमें से 6% रॉयल्टी आपने ये जर्मन कंपनी को भी देनी है. तो जर्मन कंपनी वालों को इससे ऐतराज है कि भाई हमारा पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, पेटेंट राइट है, तो आप इसको कैसे इंटरफियर कर सकते हो. सेकंड कि गरीब लोगों को तो हम सस्ते में या मुफ्त में ये दवाइयां दे रहे हैं. तो मतलब अगेन भारत के अंदर हमारे पेटेंट राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, सो वी विल नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया. तो ये कुछ समस्याएं चल रही हैं. अब भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वापस आते हैं. एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का विश्व में तीसरा रैंक है. 10% ऑफ ग्लोबल ट्रेड हमने कैप्चर कर लिया है. एंड पर्टिकुलरली जेनेरिक ड्रग्स वहां पर हमारी पकड़ ज्यादा है. और क्यों? क्योंकि वो सस्ते में बना सकते हैं और तीसरे विश्व में बहुत एक्सपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन समस्याएं भी हैं. चाइना के अंदर हम पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे. 3 से 4 साल लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि आप पूरी, चाइनीज ड्रग रेगुलेटर बोलता है आप पूरी प्रोसेस हमको दिखाओ और अगेन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल वापस यहाँ से कंडक्ट करने होंगे. तो 3-4 साल लग जाते हैं. सेम वे ये रैनबक्सी और दूसरी कंपनियां, उन्होंने ड्रग प्रोडक्शन के वक्त कुछ सेफगार्ड्स नहीं लगाए तो यूएस एफडीए उनके सामने कुछ एक्शन लिया है. और उसके चलते भारतीय पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नाम बदनाम किया गया है कि भारत से आने वाली सभी ड्रग्स को या तो दे आर चीप, स्पूरियस, बैड क्वालिटी, राइट. तो ये भी हो सकता है कि जो लोग ये विदेशी एमएनसी जिनको नुकसान हुआ भारत में, कौन, नोवार्टिस, नेक्सवार, हो सकता है कि ये लोग भी पीछे ऐसा मीडिया कैंपेन चला रहे हैं. ऐसा 1 या 2 ही कंपनियां ऐसी भारत की है जिनका नाम खराब हुआ है. उसके अंतर्गत पूरे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मलाइन करने का एक मीडिया कैंपेन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर चल रहा है. तो ये अपनी चैलेंजेस है. दवाई क्या करोगे आप? जब भी कोई नकली दवाई या स्पूरियस क्वालिटी ड्रग्स वो कोई भी देश में पकड़ी जाती है तो मीडिया वाले भारत का नाम जोड़ देते कि वो तो भारत से ही आया होगा. इसकी दवाई क्या करोगे आप? भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से ट्रेस एंड ट्रैक पॉलिसी ला दी है. ये क्या चीज है? आप कोई भी इंजेक्शन, ड्रग, टैबलेट, कैप्सूल बना रहे हो, उसके पैकेज में बारकोड लगाना होगा. उस बारकोड से पता चल जाएगा कि उस दवाई की एक्सपायरी डेट क्या है, कौन सी कंपनी के, कौन से शहर में, कौन से यूनिट ने बनाए थे, राइट. ऑल दोस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. और जब भी कोई दवाई बाहर एक्सपोर्ट करनी हो यूजिंग एनी लैंड रूट, सी रूट, एयरपोर्ट, तो वो बारकोड होगा तभी जाके वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं. और जो इसको वायलेट करेगा तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पेनल्टी होगी. अब आप समझो इससे फायदा कैसे? आगे चल के कोई भी देश में नकली दवाई पकड़ी जाए और ये बोले कि भारत की है, तो पहले हम बोल सकते हैं कि बारकोड दिखाओ. अगर बारकोड नहीं तो वो भारत की दवाई नहीं. और बारकोड मिल गया देन वी कैन फाइंड आउट कि वो कल्प्रिट कंपनी कौन सी थी. तो ट्रेस एंड ट्रैक ये काम चल रहा है. और ये एमएनसी वाले जो भारत के खिलाफ मीडिया नेगेटिव कैंपेन चला रहा है, उससे लड़ने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर ये इंडिया ब्रांड एक्विटी फाउंडेशन बनाया गया है. ये लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए अपनी तरफ से कैंपेन चलाएंगे. आगे चल के थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है कि मेडिकल डिवाइसेस के अंदर 100% एफडीआई की अनुमति है, उसे और एक्सप्लोर करिए, बढ़ावा दीजिए, ताकि ये आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व ऐसी कोई चीज से और एक्सपोर्ट में अपना बढ़ावा हो सके. ब्रांडिंग प्रमोशन के नाम पे कुछ और बातें करनी है कि ये ब्रांड इंडिया को आप कैसे प्रमोट करोगे, क्यों प्रमोट करना है. और भारत से अगर कोई खराब क्वालिटी का माल जा रहा है तो उससे कंप्लेन से निपटारा करने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर एक नई बॉडी बनाई गई है. तो वो क्या मैटर है? सबसे पहले ब्रांडिंग की क्यों आवश्यकता है? अगर मैं बोलूं स्विट्जरलैंड तो आपके दिमाग में आएगा ओके स्विस नाइफ, उसके महंगे रिस्ट वॉचेस. जर्मनी बोलो तो ओके जर्मनी के फाइन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट. जापान, हाँ तो जापान तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरा, राइट, स्टीरियोज. अमेरिका तो वो कि उनका आईफोन वगैरह. बना भले वो रहे वो चाइना में, बट हाँ कि अमेरिका का एप्पल कंपनी. तो तब मैं बोलूं कि भारत, तो दिमाग में क्या आता है? बहुत खींच के याद आ जाएगा कि दार्जिलिंग टी अपनी है और अपना बासमती राइस है. उससे आगे जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स के नाम पे कितने प्रोडक्ट्स.
आपको 20-30 याद होंगे बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। विदेशी व्यक्ति को पूछो वो कितना याद कर पाएगा, राइट? तो मतलब जैसे मलेशिया ने प्रमोट किया खुद को, मतलब मलेशिया मीन्स ट्रूली एशिया, तो ब्रांड इंडिया या भारत क्या चीज है, प्रमोट करने की आवश्यकता है। कुछ तो पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करके भारत का मतलब ये है। तो कॉमर्स मंत्रालय के अंदर ये इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया और वो कुछ काम कर रहा है। उसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, सबके अपने अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आगे क्या होगा, ये अपना पावर पॉइंट, पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स, मीडिया ब्रीफ्स, सोशल मीडिया में प्रेजेंस बनाएंगे, ये सब काम करने की आवश्यकता है, ऐसा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोल रहा है। अब केवल एडवर्टाइजिंग करना पर्याप्त नहीं है, क्वालिटी को भी इंश्योर करना पड़ेगा। तो नई ऐसी क्वालिटी टेस्टिंग बॉडी बनाई जाएगी कि उसने एक बार फॉर एग्जांपल ISI मार्क लग गया तो आप निश्चित है कि हाँ ये माल ठीक होगा। तो उसी प्रकार जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी भी कोई क्वालिटी ब्रांडिंग की संस्थान हो कि एक बार उसने सर्टिफाई कर दिया तो विश्व के किसी भी इलाके में कोई भी व्यक्ति उसे निश्चित होकर खरीद सके। अगर किसी विदेशी इंपोर्टर को भारत से डिफेक्टिव माल मिल गया, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल मिल गया, या फिर कि डेडलाइन में उसको डिलीवरी नहीं मिली, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए अलग से कंज्यूमर कोर्ट टाइप की बॉडी बनाई जाएगी। उसका नाम है कमिटी ऑन क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट, CQCTD। भारत में 22 जगह पे ऑफिस बनाएंगे और 3 महीनों के अंदर केस का निपटारा करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि कोर्ट की तरह ये लोग जेल की सुनवाई करेंगे, नो, दे विल परस्यू रिकंसिलियरी मेजर्स, मतलब कुछ मानवाड़ कर देंगे। कैसे कि भाई ओके आप नया माल उसको दे दो या पैसे वापस कर दो इतने ब्याज के साथ, एंड थिंग्स लाइक दैट। अदरवाइज वो सामने वाली पार्टी अगर चाहे तो वो कोर्ट में जा सकती है। दिस इज नॉट अ कोर्ट, ये केवल आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन की कोशिश करेगी। इसके अलावा भी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड वो भी चाहे तो एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत और इनको सजा कर सकता है, पेनल्टी भी लगा सकता है, ऐसे एक्सपोर्टर्स का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, और एक्सपोर्ट करने पर उनको जो ड्यूटी स्क्रिप्ट बेनिफिट मिलते हैं वो भी ये रद्द कर सकता है। सवाल ये ड्यूटी स्क्रिप्ट बेनिफिट क्या है, अभी आगे स्लाइड में वही चर्चा करेंगे।